मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब हम इसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो द्रवीय विलयन शब्द है तो बहुत ही क्लियर है आपको कि विलायक जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, द्रव। ठीक है, तो ये विलायक आपका इसमें क्या होगा, द्रव। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो विलेय पदार्थ होगा, तो विलेय इसमें दो प्रकार का हो सकता है। या तो वो वाष्पशील हो, ठीक, वोलेटाइल विलेय हो, या फिर आपका वो क्या हो, अवाष्पशील विलेय हो। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो फिर वाष्प दाब में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले विलयन के प्रकार बताए थे, तो आपको याद आ रहा होगा उस समय हमने क्या किया था कि मैंने बताया था कि विलायक अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो उसी प्रकार का विलयन हमारा कहलाता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में द्रव है तो तब हमने कहा द्रवीय विलयन। तो इसमें हमें तीन प्रकार के विलयन प्राप्त हो सकते हैं। विलायक द्रव है और विलेय आपका गैस है। तो द्रव और गैस का संबंध इसका आप देख सकते हैं, ये हमने कल हेनरी के नियम में पढ़ लिया है। तो आज आप देखेंगे कि जब द्रव द्रव विलयन की बात हम करेंगे, द्रव और ठोस विलयन की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें द्रव द्रव विलयन की वाष्प दाब की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम वाष्प दाब की को इसमें एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे हम कि इसमें विलायक और विलेय दोनों ही हम इस प्रकृति के होंगे, ये मानेंगे कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, वाष्पीकृत हो सकते हैं, अर्थात इनका वाष्पन होगा और वाष्प दाब इनके द्वारा विलयन में डाला जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें द्रव द्रव विलयन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका विलेय भी और विलायक भी दोनों ही क्या हैं, आपके वाष्पीकृत होने वाले हैं। तो इस रिलेशन को हम कैसे जानते हैं, तो उसके लिए एक नियम है। जैसे द्रव और गैस में किसका था, हेनरी का नियम था। तो यहाँ पे आपका द्रव द्रव सॉल्यूशन में आप लेंगे राउल्ट के नियम की हम बात करेंगे। ये राउल्ट का नियम जो है ये आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो राउल्ट का नियम आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये द्रव द्रव विलयन में वाष्प दाब को हमें बताता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो वाष्पशील द्रव है हमारे, तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का, वाष्पशील विलयन द्रवों का जो विलयन है उसमें प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, वो उसके आंशिक दाब, वाष्प दाब को हम यहाँ पे आंशिक दाब के रूप में मैं ले रहा हूं, अभी दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ही कह लेते हैं, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आंशिक दाब है। अभी हम देख लेंगे कि अगर दो कंपोनेंट है हमारे P1 और P2, तो उसी के अनुसार हम इसको देखेंगे। तो ये जो आंशिक दाब होगा ये आपके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है ना। अभी मैं इसको ड्राइव करेंगे हम, तो तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। राउल्ट के नियम की दोबारा से हम बात कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं अगर वाष्पशील आपका क्या है, कोई विलयन है, और वाष्पशील विलयन में जो आपका उसके अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे विलेय की मात्रा अगर वो वाष्पशील है वो आप बढ़ाते जाएंगे, तो उसी प्रकार से उसमें वाष्प दाब भी आपका बढ़ता चले जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे ड्राइव कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लें। क्योंकि आपको पहले भी बताया है, इसमें हम क्या मानेंगे, दो अवयव मान रहे हैं। ठीक है ना, एक विलेय और एक विलायक। अगर हमारा अवयव क्या है, हम इसमें एक अवयव को 1 मान लेंगे और दूसरे अवयव को हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो इसका जो वाष्प दाब, इसको हमने P1 माना, और इसके का जो मोल अंश है पहले अवयव का, उसको क्या मान लिया, X1 मान लिया। ठीक है ना। इसी प्रकार जो आपका अवयव दूसरा होगा, ठीक है, तो ये जो दूसरा अवयव होगा, तो इसमें इसका आंशिक दाब P2 आप मान लीजिए, और इसका मोलर फ्रैक्शन या मोल अंश आपने क्या मान लिया, X2। ठीक है ना। तो हेनरी, ये राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का नियम हमें क्या बताता है,
तो हमने कह रखा है कि जो आंशिक दाब है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। तो ये P1 अनुक्रमानुपाती X1 हो, ठीक है ना। और या P1 बराबर P10 X1, ठीक। तो यहां पे एक नया टर्म आया P10। P10 क्या होगा, शुद्ध अवस्था में जब हमारा विलयन नहीं है। तो अगर जो घटक एक है उसकी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उसको हम यहाँ पे P1 मानेंगे। तो P1 क्या है, नोट कर लेंगे आप साथ साथ में इसमें। इस शुद्ध अवस्था में जो आपका अवयव एक है उसका ये वाष्प दाब है, ठीक है ना। तो इसी को अगर आपको P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 पता है तो वैसे ही आप दूसरे अवयव दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, P2 अनुक्रमानुपाती X2 हो जाएगा और P2 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, P20 और X2, ठीक है ना। तो ये X2 क्या है, ये दूसरे अवयव का मोल अंश है। और P20 क्या होगा इसमें, ये इसका शुद्ध अवस्था में जो आपका अवयव दूर है उसका ये क्या होगा, उसका वाष्प दाब होगा शुद्ध अवस्था में, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। अब हम डाल्टन के नियम के अनुसार इसको आगे की ओर ले चलेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। तो डाल्टन के नियम ने क्या पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, उसमें हमें बता रखा है कि पी टोटल मतलब कुल जो विलयन का आपका वाष्प दाब है वो क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू जितने उसके कंपोनेंट होते हैं उनके वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो पहले का आपने नोट कर लिया होगा और थोड़ा सा ध्यान भी उसमें से रखेंगे। तो यहाँ पे पी टोटल या पी कुल जो होगा वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ये कहां से आया, डाल्टन के नियम से, ठीक। अब जो वैल्यूज अभी आपने लिखी थी इसमें, उन्हीं वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो P1 बराबर आपका क्या आया था, पता है आपको, P10 X1 आया था, ठीक। और P2 क्या आया था, P20 X2 आया था, ठीक है। तो यहां पे हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो X1 है इसी को आप मतलब कन्वर्ट कर ले रहे हैं X2 में, कन्वर्ट हमने करना है। तो आपको मोल अंश भी हमने बताया था, किसी विलयन में कुल जो मोल अंश होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। अर्थात X1 प्लस X2 बराबर कितना हुआ, 1। तो X1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस X2 प्लस P20 X2, ठीक है। तो इसको हम खोल ले रहे हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया P10, ठीक हो गया। और इसको आपने इसके साथ किया तो ये हो गया आपका X2 P10। ये माइनस में है, चलो माइनस में लिख ही लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें। X2 P10 हो जाएगा प्लस P20 X2, ठीक है ना। अगर हम इसको पहले ले लें तो यहाँ पे फिर ये P20 X2 हो जाएगा और माइनस X2 P1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, मैं दोबारा से और बता दूंगा एक बार। तो ये हो गया आपका P10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, X2 है। और मैंने ये कहा, चलिए इसको लिख ही लीजिए, कंफ्यूज क्रिएट बिल्कुल ना हो। P20 X2 आपने लिखा माइनस P10 X2 आपने कर लिया, ठीक है ना। तो ये P1 आपने 0 प्लस इसमें कॉमन आपका आ गया X2 और यहाँ पे आपका आ गया P20 माइनस P10, ठीक हो गया। तो जो पूरा आंशिक दाब होता है वाष्पशील विलयन का, तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से हम राउल्ट के नियम से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हमारा राउल्ट के नियम से हमें प्राप्त हुआ, ठीक। तो राउल्ट के नियम में एक बार फिर मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, तब तक आप नोट भी कर लीजिए और साथ में सुनते भी रहेंगे। तो ये केवल इतने ही टर्म को मैं दोबारा से ले रहा हूं। तो यहाँ पे भी हमने राउल्ट का नियम, अगर एक ही घटक है तो तथा हम क्या कह रहे थे, P1 इज इक्वल टू P10 X1 कह रहे थे। इसका मतलब जो उसका वाष्प दाब है आपका वाष्पशील घटक का, वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जितनी ज्यादा मात्रा आपकी कंपोनेंट की होगी तो डेफिनेटली उतना ही ज्यादा वो क्या होगा,
उसका वाष्प दाब भी होगा। ठीक है ना। तो ये द्रवीय विलयनों में वाष्प दाब की बात आपने यहाँ पे कर ली। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं इसी में। तो अब हम जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा ठोस और द्रव विलयन में हम वाष्प दाब की बात करेंगे। ठीक है ना। तो हमने द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब देख रहे, द्रव और गैस के विलयन को आपने हेनरी के द्वारा देख लिया था, और ये आपने राउल्ट के नियम के अनुसार इस प्रकार से ये प्राप्त होता है, ये आपको पता चल गया। चलिए आगे अब हम देखेंगे, अगर हम क्या ले रहे हैं, ठोस विलेय है आपका, क्योंकि विलयन क्या काय का है, तो विलयन तो आपको पता ही है कि द्रव विलयन है तो विलायक क्या होगा, द्रवी होगा। तो हमने लिखा है यहां पे ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब। ठीक, तो आपको पता है कि ठोस के द्रव में कई प्रकार के विलयन हम बना सकते हैं, और इनका वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, कि जो विलेय है ठोस, इसमें जो ठोस पदार्थ होगा ये आपका अवाष्पशील होगा। ठीक है ना। इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिया, अवाष्पशील। ठोस जो है अवाष्पशील है, तो इसमें आप क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं। ठीक, ये आपने ले लिया। यहाँ पे मैं शुद्ध विलायक की बात कर रहा, इसमें हम वाष्प दाब को भी समझ लेंगे और इसका क्या प्रभाव हो रहा है इसको भी हम समझ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका कोई एक ये यहाँ पे मैंने कहा कि ये शुद्ध विलायक है, वाष्पशील। ठीक है ना। तो ठोस आपका अवाष्पशील है, और जो भी द्रव इसमें लेंगे जिसका विलयन है, जिसमें हमने वो मिला रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये वोलेटाइल होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब वाष्प दाब भी इसी तरीके से जनरेट होता है। तो ये विलायक ही विलायक है और वाष्पशील विलायक है, तो इस प्रकार से आपके इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स यहां पे इसमें होंगे। ठीक है ना। और इसका जो वाष्पन हो रहा होगा, यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं, तो ये इस प्रकार से वाष्पन इसमें से होता होगा। ये बहुत आसानी से आपकी बात समझ में आ रही, विलायक है और ये क्या हो रहा है, वाष्पशील हो रहा है। और वाष्प दाब भी यही होता है कि जो आपका द्रव है, द्रव किसमें कन्वर्ट हो जा रही, गैस में। तो आपका वाष्पशील विलायक के द्वारा गैस, उस वाष्पन के द्वारा जो आपका यहाँ पे पार्टिकल्स आपको प्राप्त होते हैं, और उनके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसमें, द्रव में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अवाष्पशील ठोस हम इसमें से ले रहे हैं। वही सेटअप आपका है जैसा ऊपर था। अवाष्पशील ठोस है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ठोस अवस्था में ही बने रहेगा। तो थोड़ा सा इसके सरफेस को हम देख लेते हैं। जैसे ऊपर हमने ये राउंड इसमें से बना रखे हैं, शुद्ध विलायक था, तो उस कंडीशन में क्या था कि सब के सब इसमें सरफेस में काय के अणु थे, विलायक के अणु थे। अब मैंने यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दे रहा हूं मैं, एक आध क्रॉस कर दे रहा हूं, तो ये काय के अणु हो गए विलेय। ठीक है ना। तो ये जो आपका ठोस अवाष्पशील विलेय हम इसमें डालेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस ये घेर लेंगे, अर्थात जो उसका पृष्ठ है द्रव का, उसको क्या कर ले रहे हैं, ये वहां पे अपना स्थान बना ले रहे हैं। तो जो वाष्पन होना था, जितने पार्टिकल्स पहले प्राप्त हो रहे थे उसकी तुलना में अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि उसकी तुलना में आपके इसमें पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर वाष्पशील अवस्था में पदार्थ आपके कम होंगे तो निश्चित रूप से वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप समझेंगे, वो क्या होती है कि यदि ठोस द्रव विलयन में आप क्या करते हैं, अवाष्पशील ठोस को मिलाते हैं वाष्पशील द्रव में, तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस फिगर से भी बहुत क्लियर आपका हो गया, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट था
विलेय था उसने क्या किया, यहाँ पे ये स्थान ले लिया। तो आपने ये देखा कि ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इसमें राउल्ट के नियम की बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, वाष्पशील पदार्थ एक ही होगा, तो वाष्पशील पदार्थ एक ही होगा अर्थात आपका विलायक होगा, तो उसके लिए भी राउल्ट का नियम P1 इजिकल टू X1 P10 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अनुसार आप यहाँ पे इसको भी देख ले रहे हैं कि ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और ये आपका क्या है, प्रारंभिक अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक हो गया। तो राउल्ट का नियम भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमें मिली वो ये थी कि अविलेय अगर हम ठोस मिलाते हैं द्रव में जो वाष्पशील हो तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ आदर्श विलयन की बात यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं और क्या सभी विलयन आदर्श होते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें जो इसमें हैं उनकी बात हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग ही हम चीजें देखते हैं कि विलयन आदर्श होता है या नहीं होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की बात हम करेंगे, कौन सा विलयन आपका आदर्श विलयन होगा इसको देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, ठीक है। तो इससे भी आपका एक आध बार बोर्ड परीक्षा में आदर्श विलयन से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आदर्श विलयन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो 3 कंडीशन को फॉलो उसने करना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली शर्त क्या है, ये सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक हो गया। राउल्ट के नियम का पालन करता है। इससे आप समझ गए कि अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो वो आदर्श विलयन नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इनको हम मैथमेटिकल वे में ले रहे हैं और एक्सप्लेन मैं इसको ज्यादा कर दूंगा। दूसरा क्या है, ये कह रहा है कि ये जो एंथैल्पी में परिवर्तन है जिसको हम डेल्टा मिश्रण H कह रहे, ये शून्य होना चाहिए कह रहा है। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं कि किसी शुद्ध विलायक में जब विलेय मिला रहे हैं तो वो अभिक्रिया में न तो इसमें क्या होनी चाहिए, ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए और न ही ऊष्मा इसके द्वारा एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो अर्थात यहाँ पे जो ऊष्मा है, ऊष्मा परिवर्तन या ऊर्जा भी इसको मान सकते हैं हम, यहाँ पे हीट से मेरा मतलब है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ये बहुत क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा इसमें क्या होगा, तीसरी कंडीशन है कि आपका जो डेल्टा वॉल्यूम है, तो जो मिश्रण हमने बनाया जब विलेय में विलायक मिलाया तो उसमें डेल्टा V इजिकल टू 0 होना चाहिए। अर्थात जब हम विलेय में विलायक को मिला रहे हैं न तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए और न ही आयतन उसका कम होना चाहिए। तो आयतन क्या होना चाहिए, इसमें अपरिवर्तित होना चाहिए। शॉर्ट शब्दों में आप कहते हैं आयतन अपरिवर्तित रहता है। ठीक हो गया। तो इसमें आयतन अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसको हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन मानते हैं। ठीक है, ये सदैव क्या करेगा, राउल्ट के नियमों का पालन करेगा सभी कंसंट्रेशन में। और डेल्टा H मिक्सचर जो है वो 0 होगा, डेल्टा V मिक्सचर जो होगा वो 0 होगा। तो व्यवहारिकता में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बहुत कम आइडियल सॉल्यूशन हमारे होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन होंगे भी कब, देख लें। इसमें एग्जाम्पल इसके एक आध हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं ले रहा। मैंने कहा एन हेप्टेन, ठीक, नॉर्मल हेप्टेन है, और एन हेक्सेन। जब आप इनको आपस में मिलाएंगे, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन को आपस में मिलाएंगे तो वो आदर्श विलयन बन रहा होगा। और वैसे ही आपका दूसरे मिक्सचर हो सकते हैं, जैसे आपका ब्रोमी बेंजीन और टॉलुइन। ठीक,
तो कभी कभी आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आप इनके उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन इस प्रकार की चीजों को देते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप क्लियर हो लेंगे, जिससे कि आपको आदर्श विलयन की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास एक जो विलेय है वो ए है और विलायक क्या है बी, तो इसमें जो बॉन्ड होते होंगे वो क्या होगा ए, और जो दूसरे बॉन्ड होंगे वो क्या होगा बी बी, ठीक है ना। जब इनको आप मिक्सअप कर देंगे तो नया बॉन्ड क्या बनेगा ए बी। तो ये आप समझ लें कि जो नए बंध होते हैं और जो पुराने बंध होते हैं, अगर वो एक जैसे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आदर्श विलयन होता है। तो तभी ये आदर्श विलयन है। जैसे एन हेप्टेन है, हेप्टेन में आपने क्या किया CH3 करा, फिर CH2 5 टाइम कर दिया और उसके बाद फिर CH3 कर दिया। हेक्सेन में CH3 CH2 4 और फिर आपने CH3 करा। तो एक ही प्रकार के इसमें आबंध है और आपस में भी जोड़ेंगे तो वैसे ही बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। तो तब ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं कि ऐसे जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो इनके आप एग्जाम्पल्स भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद दूसरी बात जो हमारी आती है वो है अनादर्श विलयन, ठीक है ना। अगर आइडियल नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, नॉन आइडियल होंगे। तो अब इसमें भी आपके जो ये जो विलयन होंगे वो आपके दो प्रकार के विलयन अनादर्श, जो अनादर्श विलयन होंगे वो दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। एक तो ऐसा होगा राउल्ट का जो नियम है, अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो गए, ठीक है, आप ध्यान रख लेंगे। पहले हो गए जो राउल्ट के नियम से, धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझा दूंगा। धनात्मक विचलन दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, आप देख लेंगे। और पहले भी राउल्ट का नियम आपने यहाँ पे देख लिया था कि P इजिकल टू या P1 इजिकल टू P1 0x ऐसे हम कह रहे थे। तो इन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें धनात्मक विचलन का मतलब क्या होगा, अगर हम राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब निकाल रहे हैं, अगर उससे अधिक वाष्प दाब किसी का आ रहा है, ठीक है ना, वाष्प दाब का मान प्रैक्टिकली क्या है उससे ज्यादा है, तो हम कहेंगे वो अनादर्श विलयन है। और वो क्या शो कर रहा है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखा रहा है आपको। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने कहा एथेनॉल तथा एसीटोन का विलयन। एथेनॉल और एसीटोन के विलयन की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, धनात्मक विचलन तब प्रदर्शित करेगा, एक चीज और भी हम क्लियर हो लें कि वाष्प दाब आपका क्या हो रहा होगा, मिलाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता होगा, बढ़ जा रहा होगा, ठीक है ना। तो वाष्प दाब कब बढ़ेगा, जब इनमें से एक कंपोनेंट क्या होगा थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाएगा और आसानी से वो क्या हो पा रहा होगा, वाष्पशील हो जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो एथेनॉल के जो अणु होते हैं आपस में, एथेनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध से जुड़े रहते हैं, ठीक। एथेनॉल के अणु काहे से जुड़े हैं, जब ये स्वतंत्र अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है, तो इसमें हाइड्रोजन आबंध है, ठीक हो गया। और हाइड्रोजन आबंध होने की वजह से एथेनॉल के अणु जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। जैसे ये C2H5 आपका हमने यहाँ पे O ले लिया और इसका H था, ये दूसरे एथेनॉल से हाइड्रोजन आबंध को आप डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये आपने इस तरीके से ही जुड़ा हुआ होगा, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो होता क्या है, जब इसमें एसीटोन मिलाते हैं तो इसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो अंतराणविक जो इनके आकर्षण बल हैं वो क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल हो जाते हैं तो ये किस प्रकार का विलयन, कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पे इनका वाष्प दाब क्या होता होगा, बढ़ जा रहा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये राउल्ट के नियम से किसका प्रदर्शन कर रहे हैं, धनात्मक विचलन ये प्रदर्शित कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है, एथेनॉल एसीटोन। और इसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और एसीटोन के मिश्रण को भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको क्या करता है, धनात्मक विचलन दिखाता है। लेकिन वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हम द्विध्रुव आबंध की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे राउल्ट के नियम से
ऋणात्मक विचलन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वाष्प दाब आपका कम हो जाएगा। और तो उस कंडीशन में इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले जो आपके पास शुद्ध अवस्था में जो भी मिक्सचर था, जैसे अब यहां पे हम एग्जांपल लेंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, ठीक है ना, इसको हमने लिया। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो आपस में तो वाष्प दाब में कमी हमें देखने को मिलती है। एसीटोन आपका ये है CH3CO CH3, इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं CH3CO CH3, और क्लोरोफॉर्म क्या है आपका CHCl। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है, पहले की जो इनकी अन्योन्य क्रिया है उसकी तुलना में जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन आबंध बन जाता है, ठीक है ना, एच आबंध बन जाता है। तो ये ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इनका वाष्प दाब कम हो जाता है। देख लेते हैं इसको इस चित्र के द्वारा। ये आपने CH3 बनाया, फिर यहाँ पे आपका इस तरीके से ये एसीटोन का मॉलिक्यूल आपका हो गया, ये एसीटोन था। अब इसके साथ हम क्लोरोफॉर्म को ऐड कर रहे हैं, तो ये Cl और यहाँ पे C, ये आपका CHCl3 है, तो ये H हो गया, ठीक है ना। और इनमें हम 3 टाइम क्या कर देंगे, 3 जगह जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं उनमें आप Cl को लगा लेंगे, ठीक हो गया। ये Cl Cl और Cl, ठीक है ना। हाइड्रोजन आबंध आपको पता है कि हाइड्रोजन और किनका प्रबल वैद्युत ऋणात्मक, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में कैसे जुड़ गए, H आबंध के द्वारा ये जुड़ गए। ये H आबंध क्या होता है, इनको बहुत क्लोजली पैक कर देता है, इसके वजह से इनका वाष्पन की दर क्या हो जाती है, दोनों की कम हो जाती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।